नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में पढ़ा आपने कि पुनर्जागरणकालीन साहित्य, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के परिणाम। सर्वप्रथम के व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण के जो कारण हैं उसके विपरीत उसके परिणाम हैं। जैसे कारण था सामंतों का प्रभाव, उसका जो विपरीत परिणाम निकल के आएगा, सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई। पुनर्जागरण से साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए। इससे मानव समाज उन्नति के पक्ष की ओर अग्रसर हुआ। पुनर्जागरण के कई परिणाम हैं जिसको मैंने ब्लैक बोर्ड से यहाँ पे बताया है। जैसे कि पहला राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरा धार्मिक क्षेत्र में, तीसरा सामाजिक क्षेत्र में, चौथा आर्थिक क्षेत्र में और पांचवा है अन्य परिणाम। इन परिणामों को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि राजनीतिक जो परिणाम है वो राजनीतिक घटनाक्रमों से जो कारण है उसके निकलेंगे परिणाम। धार्मिक क्षेत्र के जो परिणाम है, जो धर्म में जो परिवर्तन आए वो निकलेंगे धार्मिक क्षेत्र में परिणाम। और जो सामाजिक यानी समाज में क्या परिवर्तन आया किसके कारण, पुनर्जागरण, उसमें आएगा सामाजिक परिणाम। आर्थिक क्षेत्र जहाँ कारण है आय का के लिए बताया है कि कई बार बच्चों को याद नहीं होता है कि राजनीतिक कारण में क्या आएगा या धार्मिक कारण में क्या आएगा या सामाजिक कारण में क्या आएगा या आर्थिक। तो उसमें वो क्या करते हैं कि उसका विपरीत लिख देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, राजनीतिक कारण का राजनीतिक परिणाम में, राजनीतिक कारण में जो घटनाएं घटी है उसका विपरीत आएगा राजनीतिक परिणाम है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के कारण क्या परिणाम हुए। तो संयुक्त यूरोप में कई राष्ट्रीय राज्यों में विभक्त हो गया। यूरोप में सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई, उसके स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ और जनसाधारण में राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हुई। राजनीतिक कार्यों में पोप का प्रभाव समाप्त हो गया। शक्तिशाली राष्ट्रों के शासन में साम्राज्यवादी भावना का सूत्रपात हुआ। पुनर्जागरण के कारण जनता राज्य को ईश्वरकृत न मानकर मानव की कृति समझने लगी। अतः शासक के गलत कार्य की आलोचना करना वह अपना कर्तव्य समझने लगी। दूसरा जो कारण है वो है परिणाम धार्मिक क्षेत्र में। जैसा कि आपने इसकी प्रस्तावना में भी पढ़ा, आपने इसके हर पक्ष में पढ़ा, चाहे वो साहित्य का था, चाहे वो चित्रकला का था, चाहे वो मूर्ति कला का था। आपने पढ़ा कि मध्य युग में जो यूरोप था यानी 16वीं शताब्दी से पूर्व का जो यूरोप था वो अंधकार में युग था। उस समय धर्म का मनुष्य पर इतना बोलाबाला था कि वह स्वतंत्र चिंतन से सोच भी नहीं पाता। वो यह लोक यानी जो इस जीवन के, जिस जीवन में वो जी रहा है उस समझ लीजिए कि उसका एक ही उद्देश्य था जीवन का, वो है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इसी का परिलाभ किसने उठाया, धर्माधिकारियों ने उठाया, पोप ने उठाया। उन्होंने मनुष्य को इतना डरा दिया कि वह स्वतंत्र चिंतन जैसी कोई चीज को समझ ही नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए कि ये भी एक ईश्वरकृत रचना ही है, वह कोई धर्माधिकारी कोई ईश्वर का रूप नहीं है। पोप या पादरी एक पद है, कोई ईश्वर नहीं है। इस चीज को वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब या आपका जो है कि पुनर्जागरण जब हुआ, पुनर्जागरण कोई वस्तु नहीं है, पर पुनर्जागरण कोई एक परीक्षण नहीं है कि एक पुनर्जागरण एकाएक हुआ। पुनर्जागरण का मतलब है कि जब व्यक्ति ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, जब उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, तब क्या हुआ, पुनर्जागरण। जब उसने स्वतंत्र चिंतन से सोचा, जब उसने धर्म के स्थान पर तार्किक कसौटी के बारे में सोचा, तो वो क्या है, पुनर्जागरण। मैं इस शब्द को बार बार क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि आपका जो ये आपकी किताब है पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा, जो आपके प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसका पूरा जो सिलेबस है वो टिका हुआ है पुनर्जागरण। जब तक आपको पुनर्जागरण समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अन्य चीजें समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे
जो चैप्टर है वो है कि पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण क्या है या पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण सबसे प्रथम कहाँ हुआ, पुनर्जागरण कालीन साहित्य क्या था, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला क्या थी, पुनर्जागरण कालीन संगीत क्या था, तो पुनर्जागरण के परिणाम क्या है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक ना तो आपको धर्म सुधार आंदोलन समझ में यही कहना है कि आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे कि पुनर्जागरण क्या था। तो आज हम इसके धार्मिक क्षेत्र के परिणाम में चल रहे हैं कि जनता का धार्मिक अंधविश्वास धीरे धीरे नष्ट हो गया। धर्म युद्धों के कारण पोप का प्रभाव भी जनता पर धीरे धीरे घटने लगा था। पुनर्जागरण के कारण बहुत सी प्राचीन मान्यताओं से जनता का विश्वास उठ गया। अब लोग धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने लगे। जनता ने धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी। कागज मुद्रण एवं बाइबल के सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाने से सुधारों की मांग को बहुत बल मिला। परिणाम स्वरूप यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ। जनसाधारण ने रोम की उपेक्षा कर अपने राष्ट्र को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। अब जनता धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगी। तीसरा जो है इसका है परिणाम सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में यानी मानववाद का विकास संभव हुआ। व्यापारिक वर्ग की समाज में शक्ति बढ़ी। कुलीन वर्ग के लोगों के सम्मान में कमी आई। कुलीन वर्ग यानी जो धर्माधिकारी थे, जो राजा थे, उनका अब जनता में कम आदर होने लगा। जनता अब शिक्षित होने लगी। दास किसानों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पुनर्जागरण के कारण मानव जीवन का महत्व बढ़ा। इस काल के विद्वानों ने मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने के लिए आवश्यक साधन जुटाए। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये आपके जो सिलेबस है उसमें अलग से टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। इसको अपन आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना सा आपको बता दूं, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग जगत में परिवर्तन होना। व्यापारी वर्ग धनी बन गया तथा यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ। ये पहला ही अध्याय आपके है पूंजीवाद और दूसरा है पुनर्जागरण। पूंजीवाद से समाज में दो वर्ग विभक्त हुए। प्रथम धनी वर्ग और द्वितीय निर्धन वर्ग। दास किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। भौगोलिक खोजों के कारण, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा पुनर्जागरण कालीन, भौगोलिक खोजों के कारण अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का पता चला। यूरोपियन देशों ने इन देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास भी हुआ। ये तो कुछ चार कारण जो मेन थे, जो मुख्य हैं, जिससे अमूल जमूल परिवर्तन हुए, वो आपके निकल के आए। और बहुत सारे परिणाम हैं जिसको कि मैंने यहाँ पर अन्य परिणाम के रूप में दिखाया आपको कि अन्य क्या परिणाम आए पुनर्जागरण कालीन। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पुनर्जागरण के कारण साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। विशेषकर देशी भाषाओं में साहित्य की रचना होने से ये भाषाएं विकसित हुई। पुनर्जागरण के कारण इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा। पुनर्जागरण के फलस्वरूप स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ। पुनर्जागरण के कारण ही यूनानी विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। पुनर्जागरण के कारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करने लगे। इससे
के पूर्व उनका प्राचीन परंपराओं एवं धर्म ग्रंथों से लिखी हुई बातों पर विश्वास था। वे किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर पा रहे थे। इससे प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुनः जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। अब व्यक्ति केवल उसी बात को स्वीकार करता था कि तर्क की कसौटी पर खरी उतरती थी। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अतः हम निष्कर्ष के रूप में ये कहेंगे कि पुनर्जागरण मानव सभ्यता के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे मध्यकालीन मान्यताओं एवं प्राचीन अंधविश्वासों से मानव जाति को मुक्त कर उसे नवीन चेतना की ओर उन्मुख किया। इस प्रकार पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, साहित्य एवं कला के विकास के मार्ग का प्रशस्त किया। उस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। मानव सभ्यता के इतिहास में यह एक मोड़ बिंदु सिद्ध होने से इसे मध्यकाल की युगांतकारी घटना भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आज आपका पुनर्जागरण का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने पुनर्जागरण की प्रस्तावना, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के बारे में हमने पढ़ा। और एक इसमें मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर बता दूं कि जो ये आपका पुनर्जागरण ज़्यादा तो 25 नंबर, जो 30 नंबर है वो ये पूरा कवर करता है। सिलेबस का यूँ मानिए आप 20 से 30 नंबर इसमें से प्रश्न आता ही आता है। तो इसमें 1 नंबर के प्रश्नों में ये आता है कि पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ, पुनर्जागरण कालीन साहित्य के बारे में बताइए, या लियोनार्डो विंची की कृति क्या है, माइकल एंजेलो कौन था, मानववाद से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के कारण व परिणामों को समझाइए। इसके बारे में बहुत सारे पाठ प्रश्न आते हैं, तो आप इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्याख्यान में, इन 2-4 व्याख्यान में जो है पुनर्जागरण के मैंने दिए हैं उनको आप समझ पाए होंगे। और पुनर्जागरण कालीन जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वो आप आपकी डायरी में नोट करेंगे, और एक बार मैं इसको फिर PDF में भी आपको इसमें डाल दूंगी आपके इस जो ग्रुप में, तो इससे आप समझ पाएंगे कि पुनर्जागरण के कारण जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। और पुनर्जागरण के बाद जो आपके जो नेक्स्ट जो है वो आएगा आपके धर्म सुधार आंदोलन।